हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसपी क्लासेस। माई सब संपदा डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक की तरफ। आज ध्यान आकर्षित करेंगे आपका, ले जाएंगे आपको सीखने की तरफ, अधिगम की तरफ, जो कि आपका टॉपिक है। और इससे आपके एग्जामिनेशन में आपको फ्री में मार्क्स मिलते हैं। फ्री में मार्क्स मिलते हैं का मतलब ये है कि आपको ये चैप्टर अगर आप समझ लेते हैं तो इस चैप्टर को समझने के बाद आपके एग्जामिनेशन में आपको 4 से 5 नंबर बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं। क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है कि इसमें आपको बच्चों को किस तरीके से, जैसा कि आप भावी शिक्षक बनने वाले हैं, तो बच्चों को किस तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं, किस तरीके से आप बच्चों को सिखा सकते हैं चीज़ें, किस तरीके का माहौल बच्चे के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं कि क्या होती है लर्निंग। हम जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं, लाइफ के हर मोड़ पे हम सीखते रहते हैं, अपने अनुभवों के द्वारा, कुछ नई गलतियों के द्वारा, सब तरीके से हम सीखते हैं। क्योंकि लाइफ में सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है और हम लाइफ में बहुत कुछ सीखते रहते हैं शुरू से लेके। जब हम पैदा होते हैं ना, जन्म के बाद से ही हम सीखना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो आज मैंने यहाँ पे एक नेम लिखा हुआ है, ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन। ये जो है ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने बताया कि क्या होता है लर्निंग। एक उनका एक कथन है, उसे हम देखते हैं। इस कथन में इन्होंने ये कहा है कि सीखना जो है वो क्या है, हमारे अनुभवों के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि हम अनुभवों के द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं और हमारे जीवन में आने वाली बहुत सारी कठिनाइयाँ जो हैं, उन कठिनाइयों का सामना हम इन अनुभवों के आधार पर बहुत ही बेहतर ढंग से कर पाते हैं, है ना। आप यहाँ देखिएगा, एनी चेंज ऑफ बिहेवियर विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड विच कॉज पीपल टू फेस लेट सिचुएशन डिफिकल्टी इन इज लर्निंग। ठीक है, मतलब यही बातें हैं जो मैंने बताई हैं आपको। आपने अपने बीएड की बुक में भी आप देखेंगे, सबसे पहला आपका जो डेफिनेशन है इन्हीं की है, ब्लेयर जोन्स की। और भी बहुत सारे डेफिनेशन हैं, गेट्स की है, गिलफोर्ड साहब की है, बहुत सारे डेफिनेशन हैं जो आपको लर्निंग को समझने में हेल्प करेगी। और आप सभी जानते हैं कि लर्निंग एक तरीके से क्या है, जिन्हें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने शब्दों में बयां किया है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सीखना जो है, लर्निंग जो है, अधिगम, जिसे हम अधिगम कहते हैं। सीडीपी में आप आएंगे तो सीखना नहीं, आपको अधिगम बार बार वर्ड आएगा। तो अधिगम जो आपका है वो क्या है, वो एक तरीके से आपके व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है, ये गिलफोर्ड साहब ने कहा था। और एक और बात ध्यान रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में एक वर्ड आएगा, अस्थाई। अस्थाई मतलब क्या है, आपका व्यवहार के कारण व्यवहार में जो अस्थाई परिवर्तन है उसे हम क्या कहेंगे, अधिगम बोलेंगे। ये वर्ड जो है अस्थाई क्यों आ गया, मतलब एकदम जैसे अगर कभी कभी ऐसा होता है हमारा व्यवहार, कुछ अचानक से हमें नाराज़गी हो गई या हम खुश हो गए, तो हम किसी को नाराज़गी में कुछ बातें बोल देते हैं, तो वो चीज़ें अस्थाई नहीं रहती, वो एक जैसा नहीं रहता कि हमेशा बना रहेगा। आपको वैसा परिवर्तन होना चाहिए जो कि अस्थाई हो, जो हमेशा बना रहे। ठीक है, उस तरीके का परिवर्तन अगर हो रहा है हमारे व्यवहार में, तो मतलब कुछ नई चीज़ें हमने सीखी हैं, कुछ नया चीज़ हमने गेन किया है। ठीक है, जैसे हमें गुस्सा आ गया तो हमने उसको 2-4 बातें कह दी, कुछ नया हमारा व्यवहार में परिवर्तन हुआ, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा रहेगा, हर टाइम रहेगा। तो ऐसा परिवर्तन हमें करना है जो हमेशा रहे, जो हमेशा हमारे लाइफ स्टाइल का एक पार्ट बन जाए, हम उस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं हमेशा। तो वो क्या है, एक अधिगम का एक हिस्सा है, एक पार्ट है ना। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे नेचर को और अच्छे से समझते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है, कैसा होता है अधिगम। तो यहाँ पे नेचर ऑफ लर्निंग मैंने लिखा है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। पहली चीज आपको ऐसे क्वेश्चन में देंगे कि अधिगम है और कई सारे ऑप्शन देंगे, और जितना मैं यहाँ बताऊंगी ना, इसी में से ही आपको ऑप्शन रहेगा और कुछ ऐसे ऑप्शन रहेंगे जो इससे अलग रहेंगे, जो आपकी समझ में आएगा कि हाँ, ये चीजें अधिगम के रिलेटेड हमें नहीं बताई गई थी या हम नहीं जानते इसके बारे में। ठीक है, अगर आप उस समय देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज की क्लास में वो सारी चीजें बता दी जाएंगी जो कि अधिगम से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, और आपको उन चीजों का पूरी तरीके से बताने की, नॉलेज देने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो जरा देखिएगा इसको। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब जीवन पर्यंत हम सीखते रहते हैं। बच्चा भी जब अपने जन्म के बाद बहुत सारी चीजें सीखता है, नई नई चीजें। अगर वो बोलना सीखता है, फिर वो पैर हाथ चलाना सीखता है, कई सारी चीजें सीखता है और धीरे धीरे वो सीखता रहता है अपनी उम्र के अनुसार, है ना। देखिएगा, हम भी सीखते हैं, आप भी सीखते हैं। ठीक है, एक टीचर भी सीखता है,
एक टीचर भी सीखता है, बच्चों को सिखाते सिखाते वो सीखता है ना। तो बहुत सब लोग जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं अपने अनुभवों के अनुसार, और उन अनुभवों का प्रयोग हम अपने आने वाले लाइफ में करते रहते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपके बुक्स में भी होंगे, आप एग्जाम्पल को देखेंगे तो उसमें एक तरीके से हम अगर बात करें, एक बच्चा है अगर वो मोमबत्ती के सामने अपना हाथ ले जाएगा और फर्स्ट टाइम वो जलेगा अगर, तो उसे ये सेकंड टाइम जब वो उसके पास हाथ नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि हाँ मैं अपना हाथ वहां पे ले जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा, तो उसके व्यवहार में एक परिवर्तन हुआ। वो दोबारा वो क्या करेगा, उस मोमबत्ती को छूने नहीं जाएगा। उसने अपने अनुभवों से ये चीज सीख ली है कि हाँ वहां जाने के बाद मेरे हाथ जल सकते हैं, है ना। तो हो गया ना ये व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। उम्मीद है आपको ये जो भी है आपका एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा और लर्निंग को समझने में आपकी हेल्प कर रहा होगा, है ना। अब देखिएगा जरा आगे देखते हैं, आगे इसकी क्या प्रकृति है। सोशल या इंडिविजुअल प्रोसेस है ये, मतलब ये सामाजिक प्रक्रिया भी है और एक तरीके से व्यक्तिगत प्रक्रिया भी कह सकते हैं। अगर हम सामाजिक प्रक्रिया की बात करें, सोशल प्रोसेस की बात करें, तो हम समाज में रह के ही बहुत सारी चीजें सीखते हैं। कई सारे लोगों से जो भी बात करने का तरीका है या रहन सहन का तरीका है, बहुत सारी चीजें हम अपने समाज और संस्कृति से सीखते हैं, है ना। और अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, व्यक्तिगत रूप से, हम व्यक्तिगत रूप से भी बहुत कुछ सीखते हैं, अपने जीवन के अनुभवों से खुद भी सीखते हैं, और किसी एक व्यक्ति से हम बातचीत के दौरान भी बहुत कुछ सीखते हैं, और कभी समाज में कई लोगों से अपने जो हमारा जीवन का स्तर है, कई सारे लोगों से मिलना जुलना, उन सब से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अधिगम जो है वो एक सामाजिक और एक व्यक्तिगत प्रक्रिया भी है, ठीक है। अब आगे आते हैं एडजस्टमेंट कह लें या एडेप्टेशन कह लें, एडेप्टेशन भी मिलेगा आपको, अनुकूलन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, ये एक अनुकूलन, हमारा सीखना जो है हमारे वातावरण के साथ हमारे अनुकूलन करने की एक प्रक्रिया है। उसे सीखना, अगर हम अनुकूलन कर लेते हैं ना तो वो हमारा एक अधिगम है। हम कहते हैं सीख लिया वातावरण के साथ कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है, ठीक है, तो वो भी है। तो हम कह सकते हैं कि लर्निंग जो है वो एक एडजस्टमेंट भी है, एक एडेप्टेशन भी है, ठीक है। तो ये चीजें भी आप कह सकते हैं। आगे चलिएगा, आगे आपको एक और प्रकृति इसके मिलेगी, वो क्या है कि ये क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, सार्वभौमिक प्रोसेस। आप कहीं भी रह के कुछ भी कहीं भी रह के सीख सकते हैं, हर जगह रह सकते हैं, ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, आप ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, ठीक है। ये सारी प्रकृति आपको मिल रही है जो कि आपके ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगी। आपको अभी लग रहा है कि हाँ ये लेक्चर चल रहा है, लेक्चर तो चल रहा है, लेकिन साथ में आपके कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, ठीक है। और ये सारे ऑप्शंस में आपको दिखाई देगा, यूनिवर्सल, एडजस्टमेंट या अनुकूलन दिखाई देगा, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है ये दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके की चीजें आपको दिखाई देंगी, है ना। ध्यान से देखिएगा। फिर आपको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये एक जटिल प्रक्रिया है। आसानी से हम कोई चीज नहीं सीख लेते कि हाँ तुरंत हमने गए और तुरंत वो चीजें सीख ली। उनसे हमें कई बार चीज़ों को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है ध्यान से, उस पर हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तब चीज़ों को सीख पाते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आसानी से नहीं सीख सकते। तो कह सकते हैं कि ये एक कैसी प्रक्रिया है, ये एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। दूसरी बात क्या है कि एक्टिव है, सक्रिय है, मतलब इसमें अगर हम सीखना चाहते हैं या हम सिखा रहे हैं तो दोनों में, एक टीचर के लिए और एक बच्चे के लिए, दोनों के लिए एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे आपके सबके लिए सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक टीचर अपने क्लासरूम में जाता है और वही बहुत ज़्यादा उसको मतलब एक्टिव ही नहीं है, आराम से हर चीज़ें कर रहा है, तो बच्चा उतना एक्टिव नहीं हो पाएगा। बच्चा भी बहुत शांति से सीखेगा, आराम से उसको लगेगा हाँ ठीक है, किस तरीके से चल जाता है ना। तो एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, के लिए भी इंटरेस्टेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे हम समझाएंगे, आगे मिलेगा आपको ये चीजें भी कि क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है सीखने और सिखाने के इस प्रक्रिया में, है ना। आगे चलिएगा जरा। ये एक क्रमिक प्रोसेस है, कोई भी चीज क्रम से हम सीखते हैं। ऐसा नहीं कि हम सीधे छोटे से बच्चे को कह दें क्लास 10th का tan थीटा sin थीटा हम उसको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चीजें पढ़ा रहे हैं, तो वो हम नहीं सिखा सकते। हम उसको क्रम से सिखाते हैं ना। स्टार्ट करते हैं कि बेटा आप आज 0 बनाइए, 0 से आपने स्टार्टिंग की, ठीक है, फिर आपने 1 स्टार्ट किया। तो इस तरीके से हम एक क्रम से सिखाते हैं चीजों को। तो ये एक क्या है, क्रमिक प्रोसेस है, आपका क्रमिक प्रक्रिया है ना। अब यहाँ पे मैंने एक स्टार लगाया है, देखिएगा जरा, एरर और मिस्टेक, ये क्या होना, ये प्रासंगिक है। जैसे हम एक अगर टीचर के रूप में अगर हम देखें, एक शिक्षक के रूप में देखें, तो एक बच्चों के अंदर गलतियां होना
लाजमी है, उनसे मिस्टेक होगी तभी वो नई चीजें सीखेंगे। हम और आप भी, कोई भी ऐसा नहीं होता जो बिना गलतियों के सीखता है। हम गलतियां करते हैं, वो गलतियां जब हमें समझ में आती हैं तो उन गलतियों को नेक्स्ट टाइम हम सुधारते अगर हैं, ठीक है, तो वो हम एक तरीके का एक अधिगम ले मतलब हो जाता है हमारे लिए। हम सीखते हैं कुछ नई चीजें अपनी गलतियों से, तो गलतियों से बहुत कुछ सीखा जाता है ना। तो एरर और मिस्टेक होना प्रासंगिक है, और ये क्या है, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। अधिगम एक क्या है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, मतलब एक शिक्षक भी सीखता है और एक बच्चा भी सीखता है, दोनों सीखते हैं, ठीक है। शिक्षक के अंदर भी बहुत सारी कुछ नई चीजें आती है, कैसे पढ़ाते हैं, किस टाइप से चीजें करते हैं, वो पढ़ाते पढ़ाते करते करते उन्हें कुछ अच्छा, मतलब वो और भी ज्यादा उनका स्ट्रांग होता है, वो टीचिंग उनका बहुत भी ज्यादा बेहतर होता है करते करते। इसीलिए अनुभवों को विशेष ध्यान दिया गया है कि अनुभव, एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा जरूरी माना जाता है ना। अब ये हो गया, आगे चलते हैं फैक्टर्स के बारे में, प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में कि कौन कौन से कारक इसे प्रभावित करते हैं, है ना। फैक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें, देखिएगा जरा यहाँ पे, पहला है कि रिलेटेड टू स्टूडेंट्स से संबंधित कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, जिनकी वजह से हमारा अधिगम, हमारा जो सीखने की प्रक्रिया है वो आगे हो, या मतलब हम पीछे हो जाते हैं उनकी वजह से, है ना। तो जरा देखते हैं उसे। देखिएगा जरा, इंटरेस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, बच्चा अगर इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, उसे मजा नहीं आएगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा, तो वो आपकी चीजें क्यों पढ़ेगा। वो अगर बोर हो रहा है आपकी क्लास में, तो उसे वो चीजें वो सीख नहीं पाएगा उतने अच्छे से, उसका वो चीज एक तरीके से बोझ बना रहेगा। इसीलिए नए नए तरीके यूज किए जाते हैं, नए नए तरीकों से बच्चों को पढ़ाया जाता है, जैसे हम शिक्षण विधियां कहते हैं, है ना, कि अलग अलग हम तरीका अपनाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, उन्हें इंटरेस्ट के साथ सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको एनईपी में बताया गया है, एनईपी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि सीटेट में आ सकते हैं इससे क्वेश्चन, और मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, बता दिया है, तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके उसे भी जरूर देख लीजिएगा, है ना। एग्जामिनेशन से क्वेश्चन फंसेंगे उस टॉपिक से। अब देखिएगा जरा, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए भी, आपके लिए भी, एक टीचर के लिए भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टीचर अपने पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो उतना बेहतर नहीं दे सकता जितना बेहतर उसे देना चाहिए अपने बच्चों के लिए, है ना। और एक बच्चा अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो वो उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा और नई चीज़ें सीखेगा ही नहीं, है ना। तो रुचि अगर कहे, इंटरेस्ट को आपका जो ऑप्शन आएगा उसमें हिंदी में रुचि लिखा होगा, तो रुचि भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चलते हैं, मेंटल एबिलिटी, बच्चे की मेंटल एबिलिटी कैसी है, उसकी मानसिक योग्यता कैसी है, वो चीजों को सीख पाने लायक उसका है एबिलिटी उसके अंदर या नहीं है अभी, तो उसकी मानसिक योग्यता भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। वो भी बच्चों वाले ही उसकी अभी एबिलिटी है, अभी छोटा सा बच्चा है तो वो 10th की चीजें नहीं सीख पाएगा, तो कह सकते हैं कि उसकी मेंटल एबिलिटी भी उस तरीके की होनी चाहिए, है ना। तो और दूसरा क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शारीरिक जो उसका विकास है बच्चे का, वो सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, बच्चा न्यूट्रिशन सही से उसको मिला है कि नहीं, पोषण मिला है कि नहीं। इसीलिए कई तरीके की योजनाएं भी हमारे सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, जो कि स्कूलों में मिड डे मील, ठीक है, इन तरीके से हम बच्चों को कई सारी चीजें खिलाते हैं। अब नाम चेंज हो गया मिड डे मील का, तो ये कैसे पीएम पोषण योजना ऐसे नाम है। तो कह सकते हैं कि बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड देने के लिए, ठीक है, उन्हें दाल, सोयाबीन सब्जी, एक तरीके से एक डाटा बना दिया गया कि इस दिन आपको ये देना है, ये चीज देना है, बना के रख दिया गया है ना, मेन्यू कहेंगे उसे, तो मेन्यू दे दिया गया उस। तो अब यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट की बात इसलिए क्योंकि बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी वो पढ़ पाएगा, वरना आए दिन वो बीमार पड़ेगा तो वो चीज़ों का एक उसका क्या है, वो सीख नहीं पाएगा, एक समय उसका छूट जाएगा बीच का, कि तबीयत खराब हो गई तो 2 दिन एब्सेंट है, फिर तबीयत खराब हो गई फिर से वो एब्सेंट है। तो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। आगे चलिएगा जरा, कल्चर के बारे में अगर हम बात करें, संस्कृति तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसकी बात वाइगॉत्स्की भी करते हैं। संस्कृति से बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे, हमारा कल्चर कैसा है, हम किस तरीके के नृत्य करते हैं, या हमारे कल्चर में किस तरीके का खाना खाते हैं, तो उन सब चीजों से भी बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे। तो कल्चर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर संस्कृति की बात करें तो इसे भी हम नहीं छोड़ सकते। मोटिवेशनल लेवल, जो हमारा मोटिवेशनल लेवल है, हम किस तरीके से मोटिवेट हैं, हमने आपको मोटिवेशन चैप्टर पढ़ाया था। तो मोटिवेशन चैप्टर में मैंने आपको बताया था इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, है ना।
तो वो क्या था, उसमें हमने कहा था कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन में हम खुद से प्रेरित रहते हैं, हमारे अंदर से ये चीज़ें आती हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, और एक्सट्रिंसिक में हमें कि कोई और कहता है कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ये तुम्हें करना चाहिए, तो हम इस वजह से करते हैं, हम कुछ पाने की इच्छा से कुछ करते हैं, है ना। तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो बच्चे के लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बच्चा और बेहतर तरीके से सीखता है। अगर उसके अंदर से ये भावना आती है कि मुझे ये करना है और मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे कुछ ज्ञान लेना है, कुछ नॉलेज लेनी है, इसलिए मुझे पढ़ाई करनी है, तो मोटिवेशनल लेवल उसका होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चा कितना मोटिवेटेड है अंदर से, है ना, उसके अकॉर्डिंग वो सीखता है, और भी रुचि रहती है, उसका इंटरेस्ट रहता है पढ़ने में, है ना। तो उस तरीके से वो और ध्यान लगा के और भी नई चीजें वो और ढूंढता है और चीजें समझता है, टीचर की बात को और इंटरेस्ट से सुनता है ना। तो मोटिवेशनल लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका। आगे आते हैं इमोशन। देखो इमोशन जो होता है ना, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव इमोशन भी होता है। जैसे बच्चा अगर खुशी से सीखता है तो एक तरीके का पॉजिटिव इमोशन कह देंगे उसे कि खुशी से वो चीजें और बेहतर तरीके से। लेकिन अगर वो डर रहा है किसी चीज से, टीचर ने आके उसको डराया है तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, कल आप तुम्हें करके आना है, पूरा डरा डरा के चीजें कहा है, तो वहां बच्चे के लिए निगेटिव इमोशन, निगेटिव भी हो सकता है वही इमोशन, और बच्चा उन चीजों को सीखने की गति उसकी धीमी भी हो सकती है ना। उसे जिस स्पीड के साथ उसे सीखना चाहिए, उस स्पीड के साथ वो सीख नहीं पाएगा, फिर वो डर डर के सीखेगा, डर डर के चीजों को लर्न करने की, रटने की कोशिश करेगा, है ना, उस डर से। तो ये एक निगेटिव इमोशन हो गया, ठीक है। तो बच्चों को डराना नहीं है, मैं शुरू से बताते आ रही हूँ, जब भी एसएडीपी की क्लास में ले रही हूँ, तो अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपके एग्जामिनेशन में इस टाइप का ऑप्शन आता है, बच्चों को डराने, धमकाने, रटाने वाली चीजें, नकल करने वाली, रोट लर्निंग, कॉपी करना, मैंने हमेशा कहा है कि उस आंसर को हमेशा नेग्लेक्ट कीजिएगा, मतलब उसको नेगेटिव पॉइंट ही लेके चलिएगा कि ये चीज हमें बच्चों के साथ नहीं करनी है। बाकी तो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में नहीं का ऑप्शन है या हाँ का ऑप्शन है, क्या पूछ रहा है। बाकी चलते हैं आगे है मैच्योरिटी। बच्चा कितना मैच्योर है, बच्चा कितना मैच्योर है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, आप वो उस बच्चे को पैदा होते ही आप कह दें कि आप चल के दिखाओ, तो क्या वो बच्चा चल पाएगा? उसका वो इतना मैच्योर नहीं हो पाया है, उसकी बॉडी मतलब उसका पैर उतना मैच्योर नहीं है कि वो चलने लायक है ना। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर बच्चा, उसकी कितनी मैच्योरिटी है। हम क्लास 1 के बच्चे, नर्सरी के बच्चे को क्लास 5 की चीजें नहीं पढ़ा सकते, उनका दिमाग उतना विकसित नहीं हो सका है ना। तो मैच्योरिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये एज की बात, एज मैंने पहले भी कुछ देर पहले बताया कि एज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस एज का बच्चा है, बात वही है जो मैंने अभी मैच्योरिटी में बताई, है ना। अगली चीजें आई, सेकंड पॉइंट आपका क्या है, रिलेटेड टू टीचर्स। टीचर्स से क्या क्या संबंधित चीजें हैं, क्या जरूरी है, जो हमारे अधिगम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या हो सकता है। जैसे सब्जेक्ट नॉलेज, टीचर अपने सब्जेक्ट में उसको चीजें आ रही हैं, विषय से संबंधित ज्ञान उसे है पूरी तरीके से या नहीं है, ठीक है। तो ये टीचर से संबंधित चीजें हैं जो अधिगम को प्रभावित करती हैं, है ना। अगर टीचर को पूर्ण ज्ञान नहीं है उन चीजों का, तो बच्चे आजकल क्या बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है ना। बच्चा जानने की इच्छा करता है, नई नई चीजें उसे जानने का मन करता है, नई चीजें वो जानना चाहता है ना। तो अगर आपके अंदर उतनी नॉलेज नहीं है, आप उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं देते, आप उन्हें डांट देते हैं, ये भी क्वेश्चन में आता है। आपके सीटेट एग्जामिनेशन में ये चीजें भी आती हैं कि आपसे कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो आप उस समय क्या करेंगे, उन्हें डांट, अगर आपको नहीं आता तो आप क्या करेंगे, उन्हें डांट देंगे आप उन्हें। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। तो डांटना तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको बच्चे को समझाना है, और आना तो आपको है ही, टीचर को पूरी तरीके से आना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए टीचर को, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज टीचर को होनी चाहिए। हालांकि शिक्षक जीवन पर्यंत, शिक्षक भी सीखता रहता है, नई नई चीजें आती हैं, शिक्षक को हमेशा अपडेटेड होना चाहिए, है ना। आगे है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। वो जो क्लास चल रही है वो उसमें बच्चों को सेंटर में रख के चीजें की जा रही हैं कि नहीं, टीचर सेंटर्ड क्लास तो नहीं चल रही है, ठीक है। या फिर हम कह दें कि मतलब हमारा जो सब्जेक्ट जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको सेंटर में रख के तो क्लास नहीं चल रही है कि हमको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इस तरीके की क्लास नहीं चलनी चाहिए। बच्चे को हम सिखाने जा रहे हैं, हम सिलेबस कंप्लीट कराने के चक्कर में बच्चे को भागना नहीं है हमें, है ना। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना है, हमें चाइल्ड को सेंटर में रखना है, बच्चे को सेंटर में रख के क्लास करनी है हमारी, ठीक है। क्योंकि क्लासेस जो होनी चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आपको देनी है वहाँ पे, ठीक है। तो शिक्षक उस तरीके का होना चाहिए जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ विशेष ध्यान दे, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे ध्यान दे। देखिए समावेशी शिक्षा में मैंने बताया कि हर तरीके के बच्चे अगर हैं उन सबको लेके आपको चलना है। और इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो मैंने ये वहाँ पे ये चीजें यहाँ बताई जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे टीचर को ध्यान देना है। जैसे अगर कोई बच्चा अधिकम अक्षमता है उसके अंदर, अगर वो देखने में उसे दिक्कत है या पढ़ने में उसकी कोई दिक्कत है, ठीक है। एक अलग से वीडियो लूंगी मैं इसके लिए कि जो पढ़ने में उसे दिक्कत हो रही है या
बोलने में दिक्कत हो रही है तो उसे कौन सी क्या किस स्टडी में रखेंगे, क्या कहेंगे उसको, कौन सी डिजीज, डिसलेक्सिया कहते हैं अगर पढ़ने में दिक्कत है, अगर कैलकुलेशन में दिक्कत है तो डिसकैलकुलिया बोलते हैं उसे, तो बताएंगे। इसको एक अलग वीडियो छोटी सी लेंगे और उसमें इन चीज़ों को बताएंगे क्योंकि 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाया करते हैं, है ना। तो बताते हैं इसे। बाकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो टीचर क्या करेंगे, टीचर को बच्चों का ये ध्यान रखना है कि इस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है या ये बच्चे को मतलब आंखों से कोई परेशानी है, उन चीज़ों को देखने में दिक्कत हो रही है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के अपना जो पाठ्यक्रम है, जो आप उनको पढ़ाना है वो चीज़ें पढ़ाएं वो, है ना। तो इसका भी ध्यान रखें। आगे क्या है, पेडागोजिकल अप्रोचेज। पेडागोजिकल अप्रोचेज, आपको क्यों पेडागोजी पे इतना ध्यान दिया जाता है, आपके टीचिंग में क्यों पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि उसका आपको अप्रोच आपका होना चाहिए बेहतर। पेडागोजी बच्चों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ों का ज्ञान आपको होना चाहिए, कैसे सिखाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चे मोटिवेटेड फील करेंगे, कैसे बच्चों को हमें इंटरेस्ट दिलाना है, कौन कौन सी विधियाँ बतानी है बच्चों को, कौन कौन से तरीके बताने हैं, इन चीज़ों पर आपको ध्यान होना चाहिए। तो पेडागोजी इसीलिए आपको पढ़ाई जाती है, तो वो अप्रोच आपका होना चाहिए बेहतर। आगे है एक्टिव एंड इंटरेस्टेड। देखिए टीचर, मैंने अभी कुछ देर पहले भी बोला कि एक्टिव होना चाहिए टीचर हमारा ऐसा नहीं है कि लेजी हो, टीचर भी एक्टिव होना चाहिए। टीचर एक्टिव नहीं रहेगा तो बच्चों को कुछ नहीं सिखा पाएगा, और टीचर को देख के बच्चा अगर नहीं, उसका मन भी नहीं करता पढ़ने का, कभी कभी वो टीचर को देखकर टीचर एक्टिव हो तो वो कुछ एक अलग इंटरेस्ट के साथ, खुशी के साथ जब आता है ना क्लास में और बताता है बच्चों को कि चलो बेटा आज ये करते हैं, आज ऐसे करते हैं, तो बच्चों के अंदर नहीं भी आना रहेगा ना उस समय, तो वो अपने आप कुछ एक्टिव होंगे। आप करके देखना कभी घर में, बच्चे नहीं भी जाएंगे ना, थके आ रहे रहेंगे, लेकिन उस टाइम पे भी उनका मन करेगा कि लाओ कुछ पढ़ाते हैं, ठीक है, कुछ पढ़ते हैं, कुछ नया जानते हैं, मैम क्या बता रही हैं, सर क्या बता रहे हैं, है ना। तो एक्टिव होना आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपका इंटरेस्टेड होना बहुत जरूरी है कि आप कितने इंटरेस्टेड है अपने सब्जेक्ट को लेके। आप खुद दुखी होकर क्लास में एंट्री करेंगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे, है ना। तो इन चीज़ों पे भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलिएगा, टीचिंग स्किल। आपकी टीचिंग स्किल कैसी है, कि सब लोग टीचर तो बन नहीं सकते ना, कि कोई भी आया और कुछ भी पढ़ा के चला गया, हर कोई टीचर नहीं बन सकता। टीचिंग स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से वो बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, कौन कौन से तरीके यूज़ कर रहे हैं। तो शिक्षण के जितने भी कौशल हैं उनका भी विशेष ध्यान रख के वो पढ़ाएं टीचर, ठीक है, तभी बच्चे को वो अधिक से अधिक रूप में वो सिखा सकते हैं। तो टीचिंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचिंग। यस, नाउ स्टार्ट टीएलएम की बात करें, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कभी कभी बच्चे आपकी बातों से शायद ना सीख पाए, लेकिन आपके जो चित्र होते हैं ना, जो पिक्चर आप लेके जाते हैं, कुछ अलग तरीके की चीज़ें करके दिखाते हैं, तो उन सब से बच्चे बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ें सीख पाते हैं, क्योंकि वो ऑडियो विजुअल हो जाती हैं। तो टीएलएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टीचिंग में, है ना। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर का बिहेव कैसा है, अगर कोई बच्चा उसको नहीं आ रहा है पढ़ने बेहतर तरीके से, वो नहीं जानता है कुछ, तो आप उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते कि यार वो अच्छा नहीं है, बहुत वीक स्टूडेंट है। और जो बच्चा आपको बहुत ज़्यादा बोल रहा है, वो चीज़ें समझा रहा, बता दे रहा है तुरंत, तो आपका आकर्षण उनकी तरफ है, उन बच्चों को बड़े मन से आप पढ़ा रहे हैं, तो वो बच्चा वो क्या सोचेगा, उसका बिहेवियर ये रहेगा कि मुझे कुछ आता नहीं है, तो सर का ध्यान ही नहीं रहता, सर मुझे देखते ही नहीं है, मैं बहुत बुरा हूँ, अपने आप को बुरा ही फील करेगा वो, है ना। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको हर बच्चे पे ध्यान देना है, हर बच्चे को सिखाने समझाने की कोशिश करनी है एज अ टीचर, है ना। आगे देखते हैं रिइंफोर्समेंट, पुनर्बलन बोलते हैं रिइंफोर्समेंट को, है ना, कि आप किस तरीके से कोई बच्चा अगर कोई बच्चा हताश है, उसे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, तो आपको उसे एक तरीके से उत्तेजना देनी है, उसे बार बार मतलब उत्तेजना कह दिया मैंने, कह सकते हैं कि पुनर्बलन का मतलब उसको एक तरीके से फोर्स देना है कि वो कर सकता है, उसे आपको बताना है कि हाँ बेहतर तरीके से वो चीज़ें कर सकता है, उसके अंदर नई नई चीज़ें बताना कि बेटा आपके अंदर ये एबिलिटी है, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, एक तरीके से पुनर्बलन बोलते हैं उसको, ठीक है। देखिए इसमें भी एक नकारात्मक पुनर्बलन होता है, एक सकारात्मक पुनर्बलन होता है, जिसके बारे में मैंने इससे पहले वाली कक्षाओं में बताया होगा, है ना। तो रिइंफोर्समेंट बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा किस तरीके से सीखा है, ठीक है। मैंने बताया है, मुझे याद है कि मैंने रिइंफोर्समेंट पे एक टॉपिक लिया था और बताया था उस पर, ठीक है, तो देखिएगा पुरानी वाली वीडियोज़। यहाँ चलिए 3rd नंबर पे मैंने जो लिया है वो लिया है एनवायरमेंट रिलेटेड, पर्यावरण से संबंधित जो भी कारक हैं, जो भी फैक्टर्स हैं जिनसे बच्चे को सीखने में आसानी हो या दिक्कतें जो हो रही हैं उन्हें हटाना है, तो उसके बारे में बात करते हैं, है ना। और हाँ देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब भी जरूर करें, है ना, आप ये चीजें भूल जाते हैं। एनवायरनमेंट रिलेटेड इसमें क्या है, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है,
स्कूल का एनवायरनमेंट, वहाँ पे पंखे की व्यवस्था, हवा की व्यवस्था सही तरीके से है, बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था है कि नहीं, शौचालय है कि नहीं, वहाँ पे लाइब्रेरी है कि नहीं, और लैब है कि नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान देना होगा। स्कूल में ये चीज़ों की व्यवस्था पूर्ण रूप से होनी चाहिए, बेहतर तरीके से होनी चाहिए, है ना। आगे चलते हैं फैमिली के बारे में। परिवार का माहौल कैसा है? परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो बच्चे के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बच्चा सही तरीके से नहीं सीख पाता है। तो परिवार का माहौल कैसा है, किस तरीके के लोग हैं, वो भी हमारे सीखने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ना। तो फैमिली मैटर हो गया। आगे क्लास का मतलब इन्वायरमेंट कैसा है, बच्चों के अंदर सहयोग की भावना है कि नहीं, बच्चे एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं कि नहीं काम, ठीक है। तो सहयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लास का इन्वायरमेंट बेहतर होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा केवल नहीं, बच्चों के बीच में लड़ाई झगड़ा जो कि नॉर्मल बात है, बच्चों में हो जाया करती है, लेकिन बच्चों में हमें वो चीज़ें डालनी है कि ये सब चीज़ें करने से, अलग अलग एग्जाम्पल से बच्चों को सिखा सकते हैं कि बेटा ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। जो भी आप यूज़ भी करते हैं, टीचर्स यूज़ करते हैं, इन चीज़ों को नए नए तरीके लाते हैं। तो क्लास आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की भावना आपकी क्लास में होनी चाहिए, ठीक है। सहभागिता और सहकारिता बोलते हैं इसको पेडागोजी में, ठीक है। हिंदी में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों को लेके चल रही हूँ ताकि ऐसा ना हो कि जो भी हिंदी के स्टूडेंट हैं, जो हिंदी से चीज़ें सीखते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत हो, ठीक है। तो मैं दोनों को लेके चल रही हूँ। तो अगर आपको कहीं भी कोई चीज़ें टफ लग रही हो तो तुरंत आप नोट करते चलिएगा। अगर यहाँ पे इंग्लिश लिखी हुई है तो मैं हिंदी भी बोल रही हूँ, और यहाँ पे हिंदी लिखी है तो मैं इंग्लिश बोलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपके दोनों चीज़ें चलती रहें, है ना। आगे चलते हैं। आगे है आपका कंटेंट रिलेटेड, जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपकी विषय वस्तु है, उससे रिलेटेड क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए सीरीज, शेप एंड साइज, मतलब वो किस आकार का है आपका। बहुत ज्यादा तो नहीं है सिलेबस कि बच्चा उसको पढ़ ही ना पाए, वो सिलेबस उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, सही तरीके का है कि बच्चों उस क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग है कि नहीं। और अगर हम कहते हैं कि वो जो कंटेंट है वो उद्देश्यपूर्ण है कि नहीं, उद्देश्यपूर्ण का मतलब उसका कोई एम है कि नहीं, बच्चों को अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है चीज़ों को जानना। अगर कोई इसका एक एम उन्हें पता रहे कि हाँ इसका कोई एम है, इसको पढ़ने का कोई मतलब हो, ठीक है, एक उद्देश्य सिद्ध होता हो। तो पाठ्यक्रम जो होना चाहिए एक उद्देश्यपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए। उसका आकार, क्रम सब बेहतर होना चाहिए। यहाँ पे संरचना व प्रकृति, उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, इन चीज़ों पे भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातों का हमें विशेष ध्यान देना है ताकि बच्चा मन लगा के पढ़ सके और बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को बता सके। और देखिए ये चैप्टर नहीं कहते हुए कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतर चैप्टर है, और आपके एग्जामिनेशन के लिए ही नहीं, आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बच्चों को कुछ बेहतर सिखाना चाहते हैं तो, है ना। तो एक बार ज़रूर इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों को रिमाइंड करें, ध्यान रखें हमेशा, ठीक है। और साथ में कह सकती हूँ कि इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे। अभी आप अधिगम के कुछ वक्र होते हैं, सीरेट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, अक्सर कभी कभी आ जाया करते हैं, तो पढ़ेंगे ज़रूर उसको। और साथ में अधिगम के जो भी और सिद्धांत हैं वो उन थियरीज़ को भी पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं बाकी हैं तो उन्हें भी कराएंगे, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये आज की क्लास कंप्लीट होती है आपकी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और लगे रहें, पूरी मेहनत के साथ कोशिश करते रहें। साथ में बधाइयाँ उनके लिए जो पहले से सीटेट क्वालिफाइड है, उनकी KVS वैकेंसीज आ गई हैं, तो लग जाइए एकदम से, ठीक है। और रेडी रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।